दोस्तों, एक सवाल जो पिछले कुछ दिनों से पूरे देश की राजनीति में गूंज रहा है, क्या नरेंद्र मोदी का समय पूरा होने वाला है? क्या वो दिन आ गए हैं जब गुजरात लोबी की सत्ता अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है? ये कोई सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली अफवाह नहीं है, ये कोई विपक्षी नेता का सामान्य बयान भी नहीं है। ये बात देश के सबसे बड़े अखबारों में से एक टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन बनकर आई है और उस हेडलाइन में साफ लिखा है कि पीएम मोदीज पॉलिटिकल रूल इन फाइनल फेज, यानी मोदी का शासन अपने अंतिम दौर में है। लेकिन इस पूरी कहानी में असली मोड़ यह है कि यह खुलासा किसी अखबार के रिपोर्टर ने नहीं किया है, ये बात खुद राहुल गांधी ने कही है। और कहां कही है? कांग्रेस की सबसे ऊंची बैठक में कही है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कही है, जहां पार्टी के सबसे बड़े नेता मौजूद थे। सोनिया गांधी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, केशव वेणुगोपाल थे, यानी पूरी टॉप लीडरशिप। बंद कमरे में हुई इस बैठक में राहुल गांधी ने एक एक करके अपनी दलीलें रखी। और अब सवाल यह है कि राहुल गांधी की इस बात में कितना दम है? क्या सच में मोदी का समय पूरा हो रहा है या फिर यह सिर्फ विपक्ष का ख्वाब है? लेकिन बात यही नहीं रुकी। राहुल गांधी ने एक और बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी के विकल्प की तलाश भी शुरू हो चुकी है, यानी आरएसएस अब मोदी के बाद कौन, इस सवाल पर विचार कर रहा है। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस या कोई और नाम, इस पर बहस चल रही है। और इस बात की तस्दीक खुद उस बैठक में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कैमरे पर की है। मैं तो वहाँ था, ये सच है कि उन्होंने कहा है और ये सरकार तो उसी रास्ते पे जा रही है। यानी ये कोई अंदर की अफवाह नहीं है, ये अंदर की सच्चाई है जो अब बाहर आ चुकी है। पहले सोचिए कि जिस पार्टी को कभी अजय माना जाता था, जिस पार्टी को कभी अपराजय बताया जाता था, अब उस पार्टी और उसी चेहरे को उसकी अपनी मातृ संस्था दूसरे विकल्प के तौर पर देख रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूकंप है। मोदी और शाह की जो गुजरात लोबी है, वो पिछले 12.5 सालों में पहली बार इतने बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रही है। ना विपक्ष से खतरा है, ना विदेशी ताकतों से, बल्कि अपने ही घर के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि अब बदलाव की जरूरत है। लेकिन असली सवाल यहां से शुरू होता है, अगर मोदी सच में हार गए तो क्या होगा? अगर 2029 का चुनाव उनके हाथ से निकल गया तो क्या सत्ता का हस्तांतरण आसानी से हो पाएगा? और यही वो सवाल है जिसने पूरी राजनीतिक बिरादरी को हिलाकर रख दिया है। 50 साल से भारतीय राजनीति को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा, जिन्होंने 15 प्रधानमंत्रियों को रिपोर्ट किया है, जिन्होंने भारत की संसदीय राजनीति की हर करवट देखी है, उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जो सुनकर किसी की भी रीढ़ में सिरन दौड़ जाए। उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तिगत डर यह है कि अगर मोदी 2029 का चुनाव हार भी जाते हैं तब भी वो सत्ता का हस्तांतरण आसानी से नहीं होने देंगे, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। यह तुलना अपने आप में बहुत खतरनाक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में चुनाव हारने के बाद भी सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपने ही उपराष्ट्रपति माइक पेंस पर दबाव डाला था कि वो चुनाव परिणाम को मंजूरी ना दें। कैपिटल हिल पर हमला हुआ, दंगे हुए, अराजकता फैली, लेकिन अमेरिका में एक बात बच गई थी, वहां की संस्थाएं अभी भी मजबूत थीं। माइक पेंस ने अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाया, ट्रंप के दबाव के आगे झुके नहीं और सत्ता का हस्तांतरण आखिरकार हो गया। लेकिन भारत में अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या होगा? कौन खड़ा होगा संविधान की रक्षा के लिए? कौन कहेगा कि मोदी जी अब आप जाइए, जनता ने आपको हरा दिया है? यह सवाल जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही मुश्किल है। और यहीं पर विनोद शर्मा एक ऐसी बात रखते हैं जिसने पूरे राजनीतिक विमर्श को हिला दिया है। उनका कहना है कि आज भारत में 3 सबसे बड़ी संवैधानिक संस्थाएं हैं जो सत्ता के हस्तांतरण पर निर्णायक भूमिका निभाती हैं। पहली है राष्ट्रपति का पद, जो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, जो संविधान का संरक्षक है। दूसरा है मुख्य चुनाव आयुक्त, जो चुनाव कराता है, जो हार जीत का सर्टिफिकेट करता है, जो घोषित करता है कि किसे कितनी सीटें मिली। और तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख, जो संविधान के हर विवाद पर अंतिम फैसला देते हैं। अगर ये तीनों पद ऐसे लोगों के पास हैं जो एक ही सत्ता पक्ष के करीबी माने जाते हैं, अगर तीनों का चयन उसी सरकार ने किया है जिसकी सत्ता खतरे में है, तो सोचिए क्या होगा। कल को अगर चुनाव के नतीजे विवादित हो गए, अगर कहा गया कि गिनती में गड़बड़ी हुई है, अगर कहा गया कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई, अगर कहा गया कि चुनाव आयोग ने सही तरीके से काम नहीं किया, तो कौन इन आरोपों की जांच करेगा? वही चुनाव आयोग जो शायद पहले से एक तरफ है। कौन इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो चीफ जस्टिस बैठे हैं जिनका चयन भी उसी सरकार ने किया। और कौन नए प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएगा? वही राष्ट्रपति जो कल तक उसी पार्टी के थे।
यही वो पूरा तंत्र है जो एक जगह इकट्ठा हो गया है, और यही वो सबसे बड़ा खतरा है जो भारतीय लोकतंत्र पर मंडरा रहा है। संस्थाएं तभी ठीक तरीके से काम करती हैं जब वो स्वतंत्र हों, जब उनके फैसले किसी दबाव में ना आए, जब वो सिर्फ संविधान के प्रति जवाबदेह हों। लेकिन अगर संस्थाओं का चरित्र ही बदल गया, अगर वो सिर्फ एक पक्ष के लिए काम करने लगी हों, तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाता है। और ये कोई काल्पनिक डर नहीं है। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे फैसले आए हैं जिन पर सवाल उठे हैं। चुनाव आयोग के फैसलों की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, न्यायपालिका के कुछ फैसलों पर बहस हुई है, और राष्ट्रपति की भूमिका को लेकर भी सवाल हैं। जब हर जगह से एक ही स्वर सुनाई देता है, जब हर संस्था एक ही दिशा में झुकती दिखती है, तो लोगों के मन में शक होना स्वाभाविक है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, और वो पक्ष उम्मीद का है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी संस्थाएं नहीं बल्कि उसकी जनता है। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता है। एक तरफ तमिलनाडु है, दूसरी तरफ केरल, तीसरी तरफ पश्चिम बंगाल, चौथी तरफ हिमाचल। हर राज्य की अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी राजनीति। इस विविधता को कोई भी एक ताकत नियंत्रित नहीं कर सकती। अगर कभी सत्ता के हस्तांतरण में बाधा डालने की कोशिश हुई, तो जो सैलाब उठेगा वो 20 जुलाई के जंतर मंतर के प्रदर्शन से 10 गुना 20 गुना बड़ा होगा। पूरा देश सड़कों पर उतर आएगा, और भारत को पाकिस्तान बनने से जनता ही रोकेगी, कोई और नहीं। पाकिस्तान में ब्लड शेड हुआ, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से हर सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। यही भारत की विशेषता रही है, और यही आगे भी रहनी चाहिए। ये सब तभी संभव है जब जनता जागरूक रहे, जब जनता चुप ना बैठे, जब जनता अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़े बदलाव की जो पिछले एक महीने में देश को देखने को मिला है। पहली बार 12 सालों में लोगों का डर टूटा है। पहली बार जनता खुलकर सड़कों पर उतर रही है। छोटे बच्चे, जिन्हें जनरेशन अल्फा कहा जाता है, 12 साल से कम उम्र के बच्चे तक अब आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। जनरेशन जेड यानी युवा वर्ग पूरी तरह से सड़कों पर है। किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर है, मजदूर अपनी मजदूरी के लिए आवाज उठा रहे हैं, महिलाएं पानी, बिजली, सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर घरों से बाहर निकल रही हैं। ये सब एक साथ हो रहा है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत है। पिछले 12 सालों में जो डर था कि अगर सरकार के खिलाफ बोले तो नौकरी चली जाएगी, कि टैक्स नोटिस आ जाएगा, कि जांच एजेंसियां पीछे पड़ जाएंगी, कि सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाएगा, वो डर अब धीरे धीरे टूट रहा है। और जब जनता का डर टूटता है, तब सरकारें कमजोर होती हैं। यही इतिहास का सबक है। इंदिरा गांधी को भी हराने वाली वही जनता थी जो उनको कल तक देवी मानती थी, और तब भी सत्ता का हस्तांतरण मुश्किल हुआ था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, लेकिन आज इमरजेंसी लगाना उतना आसान नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया देख रही है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। इसीलिए अगर सत्ता को बचाने की कोई कोशिश होगी, तो वो दूसरे रास्तों से होगी, संस्थाओं के जरिए होगी, और यही सबसे बड़ा खतरा है। अब सवाल यह है कि क्या सच में मोदी का दौर खत्म हो रहा है? इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनावों में मिलेगा। पहला गुजरात का, दूसरा पंजाब का, और तीसरा उत्तर प्रदेश का। ये 3 चुनाव ही तय करेंगे कि 2029 में क्या होगा। अगर गुजरात, जो मोदी का अपना गढ़ है, वहां भी बीजेपी की परफॉर्मेंस कमजोर पड़ी, अगर उत्तर प्रदेश उनके हाथ से निकल गया, तो 2029 का लोकसभा चुनाव उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर उत्तर प्रदेश हाथ से गया, तो केंद्र की सत्ता भी हाथ से जा सकती है, क्योंकि यूपी की 80 लोकसभा सीटें ही सरकार बनाने का असली फैक्टर है। यही वजह है कि आरएसएस अंदर से बेचैन है। यही वजह है कि विकल्प तलाशा जा रहा है। यही वजह है कि नए चेहरे को आगे लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, बीजेपी ने पिछले 50 सालों में अपना जो नैरेटिव बनाया था, वो हिंदू मुस्लिम का था। धर्म के आधार पर वोट बंटवारा, समुदायों के बीच खाई पैदा करना, यही बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीति रही है। लेकिन पिछले एक महीने में जो हुआ है, उसने इस पूरे नैरेटिव को हिलाकर रख दिया। जंतर मंतर पर जो बच्चे बैठे थे, वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। सबकी मांग एक थी, पेपर लीक बंद हो, नौकरियां मिलें, शिक्षा व्यवस्था ठीक हो। धर्म पीछे रह गया, मुद्दा आगे आ गया। और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि जब मुद्दा जीत जाता है और धर्म हार जाता है, तो बीजेपी के पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचता। इसीलिए अब वंदे मातरम की बात हो रही है, फिर से पुराने विषय उठाए जा रहे हैं, फिर से हिंदू मुस्लिम की तरफ बहस को मोड़ने की कोशिश हो रही है। क्योंकि अगर बहस नौकरी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पर हुई, तो बीजेपी के पास जवाब नहीं है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, कितनी नौकरियां दी? महंगाई खत्म करने का वादा किया गया था, कितनी कम हुई? शिक्षा में सुधार का वादा किया गया था, आज हालत यह है कि परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, डिग्रियां नहीं मिल रही हैं, युवाओं का भविष्य अंधकार में है।
और यही युवा अब सड़कों पर है। ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे परिवारों का आंदोलन बन गया है। जब बच्चे की नौकरी नहीं लगती तो सिर्फ बच्चा परेशान नहीं होता, उसके माँ बाप परेशान होते हैं, दादा दादी परेशान होते हैं, स्कूल के शिक्षक तक परेशान होते हैं। जो युवा आज सड़कों पर हैं, उन्हें ये अच्छी तरह पता है कि जब तक चुनाव आयोग में सुधार नहीं होगा तब तक असली बदलाव नहीं आ सकता। इसीलिए आने वाले समय में चुनाव आयोग के खिलाफ भी बड़ी लड़ाई देखने को मिल सकती है। पारदर्शिता की मांग होगी, ईवीएम पर सवाल उठेंगे, गिनती की प्रक्रिया पर बहस होगी और ये सब लोकतंत्र के लिए अच्छा है, क्योंकि जब संस्थाओं पर सवाल उठते हैं तभी वो सुधरती हैं। जब जनता जागरूक होती है तभी संस्थाएं जवाबदेह बनती हैं। लेकिन एक बात साफ है, मोदी और शाह की गुजरात लॉबी अब पहले जैसी अजय नहीं रही। दरार पड़ चुकी है, विश्वास कमजोर हुआ है, समर्थकों में भी बेचैनी है। बहुत से लोग जो कल तक अंधभक्ति में मोदी का समर्थन कर रहे थे, आज वो भी सवाल पूछ रहे हैं, कहां गई वो नौकरियां, कहां गया वो अच्छे दिन, कहां गए वो विकास। और जब खुद के समर्थक सवाल पूछने लगे तो समझ लीजिए कि जमीन दरक रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। 3 संभावनाएं हैं। पहली, मोदी 2029 में जीत जाएं और फिर से प्रधानमंत्री बन जाएं। दूसरी, मोदी हार जाएं और सत्ता का हस्तांतरण आसानी से हो जाए, नए प्रधानमंत्री की शपथ हो, लोकतंत्र मजबूत हो। और तीसरी, जो सबसे खतरनाक है, मोदी हार जाएं लेकिन सत्ता का हस्तांतरण ना होने दें, संस्थाओं का इस्तेमाल करके परिणामों को विवादित बना दें, चुनाव को अवैध घोषित करने की कोशिश करें और देश को एक ऐसे संकट में डाल दें जिससे निकलना मुश्किल हो। तीसरी संभावना जितनी डरावनी है उतनी ही असंभव भी लगती है, क्योंकि भारत की जनता ऐसा होने नहीं देगी। यही भरोसा है, यही उम्मीद है। बांग्लादेश जैसी स्थिति यहां नहीं होनी चाहिए, नेपाल जैसी स्थिति भी नहीं। भारत को भारत रहने देना होगा और ये जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की नहीं, हर नागरिक की है, हर वोटर की है, हर कर्मचारी की है, हर संस्था के प्रमुख की है। संविधान की रक्षा करना सिर्फ राष्ट्रपति का काम नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का काम है जिसने संविधान की शपथ ली है। और इसीलिए आने वाला समय बहुत निर्णायक है। जो युवा आज सड़कों पर है, जो कल के मतदाता हैं, जो बच्चे आज पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो 2029 में वोट डालने वाले हैं। जो महिलाएं आज पानी के लिए धरने पर बैठी हैं, वो कल बूथ पर लाइन में खड़ी होंगी। इन सब की नाराजगी अगर एक साथ फूट पड़ी तो कोई ईवीएम, कोई मशीन, कोई रणनीति कुछ भी काम नहीं आएगा। जनता का गुस्सा जब बाहर आता है तो वो सब कुछ बहा ले जाता है। 1977 में हुआ था जब इंदिरा गांधी को हराया गया, यही 2004 में हुआ था जब वाजपेयी की सरकार गिरी, और यही 2029 में भी हो सकता है अगर हालात इसी तरह चलते रहे। लेकिन इस सब के बीच एक चिंता जरूर बनी हुई है कि क्या भारत की संस्थाएं इस बदलाव को सहज तरीके से स्वीकार करेंगी? क्या राष्ट्रपति, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट अपनी संवैधानिक भूमिका निभाएंगे? ये सवाल आज नहीं तो कल जवाब मांगेगा, और इस सवाल का जवाब सिर्फ इन पदों पर बैठे लोगों के पास नहीं है, इसका जवाब जनता के पास है। जनता जितनी जागरूक होगी, संस्थाएं उतनी ही मजबूत रहेंगी। जनता जितनी चुप रहेगी, संस्थाएं उतनी ही कमजोर होंगी। एक और महत्वपूर्ण पहलू है, राहुल गांधी अब पहले वाले राहुल गांधी नहीं रहे। पप्पू का जो टैग उन पर लगाया गया था वो धीरे धीरे उतर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अब तक उन्होंने खुद को एक गंभीर नेता के तौर पर स्थापित किया है। संसद में उनके भाषण अब सुने जाते हैं, उनके सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। और अगर आने वाले समय में वो 800 से ज्यादा जनसभाएं करते हैं जैसा कि योजना है, तो जमीन पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कांग्रेस भले ही अभी छोटी दिखती हो, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर वो एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। और अगर मोदी सच में कमजोर हुए, अगर उत्तर प्रदेश और गुजरात में झटका लगा, अगर सहयोगी दल छिटकने लगे, तो 2029 का चुनाव पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन ये सब अभी अनुमान है, संभावनाएं हैं। असली तस्वीर आने वाले महीनों में साफ होगी। 3 विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी, फिर 2029 का असली मुकाबला। इन सब के बीच में जो एक बात लगातार महत्वपूर्ण रहेगी वो है जनता का मूड। जनता अगर बदलाव चाहती है तो कोई नहीं रोक सकता, और अगर जनता अभी की स्थिति से संतुष्ट है तो कोई भी विपक्ष कुछ नहीं कर सकता। मूड बनाना और बिगाड़ना, यही असली राजनीति है, और यही वो जगह है जहां आज सत्ता पक्ष कमजोर होता दिख रहा है। लोगों में डर की जगह गुस्सा आ रहा है, चुप्पी की जगह आवाज उठ रही है, स्वीकार्यता की जगह सवाल पूछे जा रहे हैं। और जब जनता सवाल पूछने लगे तो सत्ता के दिन गिने जाने लगते हैं। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये सिर्फ इतिहास का सबक है। हर सत्ता का एक दौर होता है और इस हर दौर का एक अंत होता है। मोदी का दौर भी इससे अलग नहीं है। बस सवाल ये है कि ये अंत कब आएगा, कैसे आएगा और उसके बाद क्या होगा। इन 3 सवालों के जवाब आने वाले कुछ सालों में मिलेंगे। बाकी आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर दें, और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।